आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास कोई सर्कुलर लूप है तो इसकी एक्सिस एक्सिस मतलब ये रही इसकी एक्सिस। इसकी एक्सिस के ऊपर इधर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अगर इस सर्कुलर लूप में से करंट जा रहा है तो उसकी वजह से इसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? वेल, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। मेरा नाम अनुनय शर्मा और ये आपका चैनल अनुनय एकेडमी। आइए शुरुआत करते हैं इस डेरिवेशन की। लेकिन ये डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपको वो कंसेप्ट देने वाला हूं जो बहुत आसानी से समझ में नहीं आता। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी है, कैसे इसे सर्कुलर लूप में करंट के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। चलिए देखते हैं। फाइन, ये मैंने लिया सर्कुलर लूप। फाइन, और इसमें मैंने मान लिया कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जा रही है, ये इसका सेंटर है। अब इसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां से इसकी एक्सिस बना लेते हैं ना, ये रही इसकी एक्सिस। इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत आसानी से बहुत धीरे चलूंगा ताकि चीजें समझ में आए। एक बार समझ में आ गया, जिंदगी में दोबारा इस डेरिवेशन को भूलने वाले नहीं है आप। पूरे सर्कल यानी पूरे लूप की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट डीएल अगर मैं यहां कंसीडर करूं, यहां लेटर से मैं एक छोटा सा एलिमेंट डीएल कंसीडर करता हूं, तो डीएल की पी के साथ जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। उसके लिए मैं ये बना देता हूं इधर डिस्टेंस। ओके, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं इधर, ये रहा। और अगर हम यहां से इसको ज्वाइन कर दें तो ये बन गया रेडियस ऑफ दिस लूप। अब जरा देखो, ये हो गया हमारे पास रेडियस ऑफ द लूप, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द डीएल एलिमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट P, ये हो गया सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस x। इतनी बात समझ में आ गई। अब कंसेप्ट शुरू होता है। कंसेप्ट ले लीजिएगा, डेरिवेशन बहुत आसान है। सर्कुलर लूप, करंट जा रहा है ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, यहां ऐसे रखा हो, देखो करंट जा रहा है। अब मैंने इस सर्कुलर लूप को इस डायग्राम के हिसाब से करूं तो मैंने बोर्ड के ऊपर उसको ऐसे घुमा दिया। जो करंट इधर ऐसे जा रहा था उस करंट को देखो वो ऐसे हो गया। यहां मैंने ये डीएल एलिमेंट मैंने यहां लिया हुआ, तो यहां करंट की डायरेक्शन क्या है? इनसाइड द बोर्ड। यहां करंट की डायरेक्शन क्या है? इनसाइड द बोर्ड। तो इसको मैं करंट की डायरेक्शन में ऐसे रख दूं। करंट की डायरेक्शन जिस तरफ होती है उसी तरफ हम उस छोटे से डीएल एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया उसकी डायरेक्शन भी उसी 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 करंट की डायरेक्शन में ही लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा आर वेक्टर, डिस्टेंस ऑफ दिस डीएल एलिमेंट फ्रॉम द P। ये रहा हमारा डीएल। दोनों के बीच में ध्यान से देखो एंगल है 90 डिग्री। तो पहले तो ये याद रख लो कि डीएल और आर के बीच में इस डायग्राम में 90 डिग्री का एंगल है। अब हमने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो छोटा सा एलिमेंट है डीएल, ये पॉइंट P के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, पहले तो ये निकालते हैं। तो हमें उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन किस तरफ होगी? देखिए, जिस राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करेंगे, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उस तरफ रखेंगे हम थंब, फिंगर्स को करेंगे कर्ल। फिंगर्स ये कह रही हैं कि ये जो वेक्टर आर है इसके नीचे की तरफ को जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर ध्यान, इधर हमने रखा थंब को ऐसे, फिंगर को हमने किया कर्ल। फिंगर ये कह रही हैं कि नीचे की तरफ यानी इस आर वेक्टर के इस आर वेक्टर के नीचे की तरफ को जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब सवाल ये उठता है, सर नीचे की तरफ को तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस आर वेक्टर के नीचे की तरफ को आएगी। कितना नीचे? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, कितना नीचे? वो फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा, देखिए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर इज दिस डिस्टेंस। लेकिन इस फार्मूले से हमें डायरेक्शन पता नहीं लग रही, हमें इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए।
इस फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म क्या है ये समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको आपको डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, ओके, आई dl क्रॉस r, इस चीज को नोट करें, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये है इसका वेक्टर फॉर्म, इस फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म है ये, इस फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म है ये। वेक्टर फॉर्म हमें बताएगा कि अगर अगर हम जब ये रूल लगा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आर के डाउनवर्ड आ रही है तो कितनी डिग्री पे आएगी, ये समझना जरूरी है। उसके समझने के लिए ये देख लो कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर आर है विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो हमें ये पता है कि आर इज परपेंडिकुलर टू ए। ये जो रिजल्टेंट है, जो क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम दो चीजों का, उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी आर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी। इसी चीज को अगर मैं इधर लगाऊं, इस वेक्टर फॉर्म में लगाऊं, तो ये बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, बचा क्या, डीएल क्रॉस आर। जब डीएल क्रॉस आर बचा, इसका मतलब है कि ये जो डीबी है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए डीएल के। सेम, आर इज परपेंडिकुलर टू ए, सो दिस डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल। सिमिलरली ये डीबी परपेंडिकुलर होना चाहिए आर के। इस पॉइंट को नोट कर लो, यही हमें चाहिए अभी। क्या समझ में आया कि जो भी हमारे पास इधर मैग्नेटिक फील्ड जो भी बनेगी डीबी इस एलिमेंट की वजह से, उसकी जो भी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब समझते हैं फिर से, देखिए करंट जा रहा है ऐसे, करंट की डायरेक्शन ये, जहां करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है हमारे डीएल वेक्टर की। ये रहा हमारा आर वेक्टर। तो हमने राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल किया, करंट की डायरेक्शन में हमने रखा थंब को, फिंगर्स को हमने कर्ल किया। जब कर्ल किया तो फिंगर्स ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि आर जो ये वेक्टर है इसके डाउनवर्ड होगी डायरेक्शन डीबी की, कितनी होगी, डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर, यानी जो भी डायरेक्शन होगी वो आर के परपेंडिकुलर आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। सो आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना लेते हैं। ओके, आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाते हैं, ये आर, सो इसके परपेंडिकुलर भाई ये रहा। इज इट ओके? ये होगी डायरेक्शन डीबी की। इस चीज को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान दे दीजिए, ये डायरेक्शन समझ में आई कि नहीं, ये डायरेक्शन समझ में आ गई। इसको मैं दूसरी डायग्राम बना के भी आप तक पहुंचा रहा हूं, उस डायग्राम से भी समझ लो, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट ही मेन चीज है, बाकी तो चीजें बहुत आसान है। अगर मैं ये एक और लूप मैंने यहां लिया और इसके सेंटर से मैंने ये इसकी एक्सिस बना दी, ये रहा मेरा पॉइंट P, ये रहा सेंटर, ये रहा डीएल एलिमेंट। इस डीएल एलिमेंट से डिस्टेंस ये रहा, मिला दिया मैंने P को, यही तो किया ना, यहां से यहां सेम है। लेकिन इस बार मैंने कुछ चीजें चेंज की। क्या चेंज की, चलिए पहले इसका रेडियस भी बना लेते हैं। ये रहा इसका रेडियस, इसको ध्यान से समझ लेना बस। अब देखो, करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसी थी, मैंने करंट की डायरेक्शन इसमें उल्टी कर दी, उससे रिवर्स कर दी, इससे इसकी करंट की डायरेक्शन कर दी रिवर्स। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो समझते हैं। जब हमने पहले बात की तो मैंने इसमें बात की थी कि करंट की डायरेक्शन ऐसे टूवर्ड्स द बोर्ड है, इनसाइड द बोर्ड ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है, यही था। करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है। लेकिन अब मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, मतलब अब करंट की डायरेक्शन होगी इधर आउटवर्ड। करंट की डायरेक्शन, करंट ऐसे घूम रहा है इस लूप में, करंट ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, यानी इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन कुछ इस ढंग से जा रही है। ये रहा हमारा वेक्टर आर। अब जरा देखो ध्यान से, अब लगाओ राइट हैंड पाम रूल। करंट की डायरेक्शन में हमने रखा थंब, फिंगर्स को हमने कर्ल किया, तो ये कह रहे हैं कि ये जो आर वेक्टर है ना, ये देखो, ये जो आर वेक्टर है ना, इसके ऊपर की तरफ को है,
आर डायरेक्शन से ऊपर की तरफ को होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और कितनी होगी, क्योंकि आर इज परपेंडिकुलर टू डीबी। सो ये जो ये आर इज परपेंडिकुलर टू डीबी, ये समझ लो। तो इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन होगी डीबी की, आर के परपेंडिकुलर होगी। आर तो हमारा ये है ना, दिस इज अवर आर, इसके परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर बना देते हैं। लीजिए, ये रही भाई इस केस में डीबी की डायरेक्शन, ये रहा डीबी। इतनी बात समझ पा रही? जरा देखो, केवल और केवल करंट की डायरेक्शन जब हमने चेंज कर दी तो डीबी की डायरेक्शन चेंज होगी। नोट दिस पॉइंट, नोट दिस पॉइंट। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो डीबी की डायरेक्शन चेंज हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक ही एलिमेंट से हमारी बात बनेगी नहीं, हमें एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा। यहां ले लेते हैं एक और एलिमेंट, इसमें भी हम ले लेते हैं एक एलिमेंट और यहां। इस एलिमेंट का भी पी से डिस्टेंस बना लेते हैं, तो ये बनाते हैं इससे का पी से डिस्टेंस इससे बना लेते हैं। सो इसको यहां से ज्वाइन कर दो जी पी के साथ। क्लियर हो गया यहां तक? इसको भी ज्वाइन करता हूं तो इसकी डायरेक्शन इजी। तो ये भी क्या है? आर। ये भी क्या है? आर। दोनों में फर्क क्या है? दोनों डायग्राम में फर्क क्या है? दोनों डायग्राम में फर्क है डायरेक्शन ऑफ करंट का। दोनों जगह लगा के देखना। अब इसके आते हैं, ध्यान देना। जब करंट ऐसे जा रहा था, जब हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो करंट जा रहा था इधर। जब ये हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इधर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मैं इधर रखूं करंट की डायरेक्शन। ये रहा हमारा आर वेक्टर, समझ में आ रहा है? ये रहा हमारा आर वेक्टर। अब इस एलिमेंट की वजह से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वही यूज राइट हैंड पाम रूल ऐसे किया। ये कह रहा है हमने डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में हमने थंब रखा, फिंगर्स को कर्ल किया। कह रहा है कि आर वेक्टर से ऊपर की तरफ को जाएगी। आर वेक्टर से ऊपर की तरफ वो कितनी जाएगी भाई? आर वेक्टर डीबी जो है, जो भी डायरेक्शन होगी डीबी की, वो आर के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन डायरेक्शन कितनी है? ऊपर की तरफ को है, तो ऊपर की तरफ को परपेंडिकुलर बना देते हैं यहां से। लीजिए, नहीं, ओके लीजिए, आ रहा है कुछ परपेंडिकुलर, लो जी, डन। अब समझ में आ गया? सो ये रही डायरेक्शन ऑफ डीबी इस केस में। इस केस में कितनी बनेगी? बना के दिखाओ। इस केस में कितनी बनेगी? इसमें करंट इससे उल्टा है। यहां करंट इस केस में करंट बाहर की तरफ को था बोर्ड में, हमने इसमें डायरेक्शन उल्टी ली है, तो इस केस में अंदर की तरफ को है। ये करंट अंदर की तरफ को है। ये रहा इसका आर वेक्टर। ये लगाएं थंब रूल, सॉरी पाम रूल, तो डायरेक्शन क्या आएगी? आर वेक्टर से नीचे, आर वेक्टर से नीचे, आर वेक्टर से नीचे की तरफ। अगर इसमें आर वेक्टर से नीचे की तरफ आ रही है, और वो क्या होनी चाहिए? डीवी परपेंडिकुलर टू आर होनी चाहिए। सो नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं। चलिए, ये लो, और बनाना कहां है? परपेंडिकुलर। ये रहा जी परपेंडिकुलर, ये बन गई। सो ये आई हमारे पास डी बी। दोनों डायग्राम में फर्क समझ में आ रहा है या नहीं? पहले तो ये बताओ। इसमें करंट की डायरेक्शन अलग है, तो डीबी की डायरेक्शन ये रही। इसमें करंट की डायरेक्शन इससे उल्टी है, इसलिए डीबी की डायरेक्शन इससे उल्टी होगी। इजी, डायरेक्शन निकालना समझ में आ गया? डायरेक्शन इज ओके। अब आप चाहे इस डायग्राम को बनाओ, चाहे आप इस डायग्राम को बनाओ, दैट इज अप टू यू। ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको डायरेक्शन निकालना आनी चाहिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं इसको हटा रहा हूं इधर से। ओके, इसको मैं करता हूं डिलीट। अब आते हैं इधर, एक और बेसिक। आप कहेंगे सर ये फार्मूला अलग है, ये फार्मूला अलग है। ध्यान देना इधर, ये फार्मूला इसमें आर स्क्वायर है, इसमें आर क्यूब है। ये फार्मूला कैसे बना? ये कैसे? ये तो है इसका वेक्टर फॉर्म। इस वेक्टर फॉर्म को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। ये सॉल्व करते हैं।
देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर को कैसे रखेंगे, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, तो रख देते हैं डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, आर क्यूब, ये रहा आर क्यूब। देखो जरा क्या क्या कट रहा है, ये आर से ये क्यूब गया, ये बच गया स्क्वायर, तो मेरे पास डीबी कितना आ गया, डीबी आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो जरा सेम ही नहीं आ गया, ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम ही नहीं है। चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट, इजी। सो वेक्टर फॉर्म हमने मैंने आपको क्यों आप तक वेक्टर फॉर्म पहुंचाया, क्योंकि इससे हमें ये पता लग रहा है कि डायरेक्शन तो हमें पता लग रही है कि आर से ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को है, पर कितने एंगल पे होगी ये जानना जरूरी है, जो हमें वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट ने हमें गाइड कर दिया, बता दिया। इज इट ओके? तो इसको भी मैं अब करता हूं डिलीट, मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया। अब हम थोड़ी सी कुछ चीजें और समझेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलिए अब मैं आते हैं इधर। इस एलिमेंट की वजह से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कितनी होगी, लेट अस से वो डीबी है, और ये जो एलिमेंट है इसकी वजह से जो इधर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है लेट अस से वो डीबी डैश है। लेकिन ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये बीच में एक्स कॉमन है, रेडियस भी सेम है, इन ये जो दो ट्राइंगल बनेगी, अगर मैं इसको यहां से ऐसे कर दूं, ये भी आ रही तो है, अगर ये दो ट्राइंगल जो बनेगी, ये डीएल एलिमेंट भी सेम है, तो डीबी डीबी डैश के बराबर ही होना चाहिए, यानी डीबी मस्ट बी इक्वल टू डीबी डैश मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने आपसे बात की थी कि करंट अगर इस डायरेक्शन में है, डीएल एलिमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, ये आर है, ये हमारा वेक्टर आर है, तो इन दोनों के बीच में करंट ऐसे अंदर, ये देखो अंदर करंट अंदर, ये आर वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, एंगल आ रहा है 90 डिग्री। फिर से समझ लो, ये करंट का वेक्टर, ये अंदर की तरफ, ये आर वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो मेरे पास डीबी कितना आ गया, डीबी इज इक्वल टू डीबी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। क्यों सर, थीटा 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 की वैल्यू, तो बिकॉज साइन 90 डिग्री इज 1, यहां तक पहुंच गए, इसको नोट कर लीजिए, ये एक बात, दिस इज वन थिंग। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर है, आसानी से, धीरे कंसेप्ट लो पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम में इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो ये एंगल कितना होगा, ये दोनों एंगल बराबर ही तो होंगे क्योंकि ट्रायंगल सेम है, तो दिस इज आल्सो थीटा। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। अब ये जो लाइन है मेरी, दिस इज सेंटर, ये जो सीपी, इसके इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सो ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा सा इस ढंग का इस्तेमाल करता हूं। चलिए ये लीजिए, ये मैंने परपेंडिकुलर लगा दिया था डॉटेड में, ताकि आपको दूर से दिख जाए। इज इट ओके? ये लग गया परपेंडिकुलर। अब जरा ध्यान इधर देना, हमने ये जो डीबी है, डीबी और इस परपेंडिकुलर के बीच का एंगल निकालना है, ये एंगल कितना होगा, हमने ये एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल, या ये कह लो ये एंगल निकालना है कितना होगा। दोनों एंगल बराबर ही आएंगे, लेकिन निकाल के देखते हैं, तो एंगल कैसे निकालना है उसको समझते हैं। आइए इधर ध्यान, इधर देना, पूरा ध्यान इधर देना। अब सही एंगल निकालने में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अब जरा ध्यान से देखना, ये इसके परपेंडिकुलर, ये यानी ये जो मेरे पास आ रहा है, दिस इज 90 डिग्री एंगल, ये बात समझ में आ रही, ये जो आ रहा है, यानी ये एंगल 1,
ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ये तीनों एंगल मिलके देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये एंगल कितना दे रहे हैं मेरे को? ये सारा दे रहे हैं 90 डिग्री। इसका मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो दिखा रहा है ये डायग्राम। इतनी बात समझ पाई? एंगल 1 थीटा है, एंगल 2 भी थीटा है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 2 थीटा प्लस एंगल 3 कितना आ गया जी? 90 डिग्री। सो एंगल 3 कितना आ गया मेरे पास? एंगल 3 आ गया 90 माइनस 2 थीटा, यानी कि ये जो एंगल 3 है ये हो गया 90 माइनस ये 90 माइनस 2 थीटा। क्लियर हो गया ये बात? यहां तक क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं। हमने निकालना तो ये एंगल है। अगर मैंने इस एंगल को लेटर से मैं मान लेता हूं कि ये एंगल x है, अगर ये एंगल x है तो देखें जरा, ये जो CP है और ये जो लाइन है, क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है? ये और ये कंसीडर करो। ये मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, ये देखो, ये 90 डिग्री है या नहीं? ये तो हमने 90 डिग्री अभी ड्रॉ किया ना इसके, ये 90 डिग्री है। ये अगर 90 डिग्री है मतलब ये बात कर रहा है कि इसको थोड़ा अब मैं इधर से हटा देता हूं। अब फिर से कंसीडर करो, इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एक एंगल तो ये आ रहा है, दूसरा एंगल ये रहा, ये एंगल 2, तीसरा एंगल ये रहा, इसको हमने माना है x। ये तीनों एंगल जोड़ के 90 डिग्री का सम बना रहे हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास देखो एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल 2 प्लस ये एंगल x कितना आ रहा है भाई? 90 डिग्री। एंगल 1 कितना है? थीटा। एंगल 2 कितना है? 90 माइनस 2 थीटा प्लस एंगल 3 कितना लिया था हमने? x, किसके बराबर आ रहा है? 90 डिग्री। ये 90 कैंसल आउट हो गए। थीटा माइनस 2 थीटा कितना बचा? माइनस थीटा प्लस x इज 90 डिग्री। ध्यान से देखना, x कितना बन गया? इज इक्वल टू थीटा। ये आ गया मेरे पास x की वैल्यू, यानी ये आ गई मेरे पास, ये एंगल मेरे पास कितना आ गया? थीटा। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा। सिमिलरली ये एंगल भी थीटा ही आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक ठीक है? यहां तक पहुंच गए? क्लियर हो गया? इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब मैं इसे अरेज करता हूं। आपने नोट कर लिया होगा। नीट एंड क्लीन तरीके से आप तक ये बेसिक पहुंचाऊंगा, बहुत साफ सुथरे तरीके से आप तक ये बेसिक्स आप तक पहुंचाऊंगा। इसको मैं दोबारा मार्किंग कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा है। इधर लिख लेता हूं, जस्ट ए मिनट। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा हो गया। ये था हमारा डीएल एलिमेंट, ये रेडियस, ये हमने लिया था आर, ये लिया था एक्स, ये भी आर हो गया। ये दूसरा डीएल एलिमेंट। यहां तक ठीक है? फाइन। ये रही हमारी डीबी की डायरेक्शन। अब थोड़ा नीट एंड क्लीन हो गया, चीजें जो मैंने आपको समझानी थी वो आप तक पहुंच गई। अब इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी दिखाता हूं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अभी कुछ और करना है इसमें। फ्री बॉडी डायग्राम, ओके ओके, ये लीजिए, ये रहा ये परपेंडिकुलर। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये दिस सीपी ड्रॉ कर लेते हैं। सेम ही कलर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये मैंने सीपी बना दिया। ये पॉइंट हो गया बेटा पी, ये पॉइंट हो गया सी। अब इसमें मैं बाकी कुछ नहीं बना रहा हूं, केवल डीबी वाला बना रहा हूं, केवल डीबी वाला इधर। तो आइए डीबी बना लेते हैं। ये रहा डीबी और ये दूसरी तरफ का डीबी। अब जरा ध्यान से देखना इधर, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा था।
आओ जी इधर इधर ये जो डीबी है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका कौन सा कंपोनेंट इधर काम करेगा, अब ये निकालना पड़ेगा। तो हमें हम इसके कंपोनेंट बना के देखते हैं। इधर से डीबी जिधर से ओपन हो रहा है इस तरफ को कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस तरफ को आएगा डीबी कॉस थीटा, ये तो आपको मालूम ही है। ये डीबी इस थीटा इस डीबी का इस तरफ आया डीबी कॉस थीटा, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा डीबी साइन थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, इजी हो गया। अब इस वाले डीबी को कंसीडर कर लेते हैं। इस डीबी का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये आएगा डीबी कॉस थीटा, और इस डीबी का इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ को कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस तरफ को आएगा डीबी साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई, यानी इस तरफ को दो कंपोनेंट हो गए। अब देखो डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा ने तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, इनका कोई रोल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है डीबी साइन थीटा से, डीबी साइन थीटा से। इसको जरा मैं इधर भी बना दूं, इधर आ गया हमारा डीबी कॉस थीटा, सेम ही है। उधर देखो इसकी वजह से इधर भी आ गया डीबी कॉस थीटा, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इस डीबी की वजह से इधर आया हमारे पास डीबी साइन थीटा, और इस डीबी की वजह से इधर फिर आ गया हमारे पास डीबी साइन थीटा। भाई इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ? आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सेटल कर देता हूं अच्छे से, ताकि चीजें एक ही जगह पे मैं आपको दे सकूं। चलिए इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये लीजिए, और क्लियर अब? ओके। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसको भी मैं इधर ले आता हूं, जरूरत नहीं है इसको अलग से बनाने की, लेकिन आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए, अगर आपको लगे कि आपको ये डायग्राम बनानी है तो मैं इसको इधर साथ में रख देता हूं। चलिए, इज इट क्लियर नाउ? फाइन। अब समझते हैं डेरिवेशन, बहुत आसान है। आइए, इस एलिमेंट की वजह से ये जो छोटा सा डीएल एलिमेंट हमने लिया, इसकी वजह से लेटस से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है डीबी, और इस एलिमेंट की वजह से जो इधर लिया है इसकी वजह से बन रही है हमारे पास डीवी डैश। तो अभी हमने बात की थी कि डीबी इज इक्वल टू डीबी डैश, सो ये लो डीबी is equal to dB dash is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। लेकिन ये करंट अंदर की तरफ को है, डीएल इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, डीएल और आर के बीच में, ये डीएल और आर के बीच का एंगल है 90 डिग्री है। तो दिस इंप्लाइज डीबी is equal to dB dash is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon r square। बताओ ये आया कि नहीं आया? ये क्यों आया? क्योंकि हमारे पास साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1, इधर थीटा में 90 रखा, डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये एक चीज हो गई भाई। लेकिन जब मैं यहां देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जो इफेक्ट बचता है वो बचता है डीबी साइन थीटा का। यानी हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी नेट, वो आनी चाहिए डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन पूरे सर्कल के ऊपर, डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अब आप पूछेंगे सर इधर एक डीबी साइन थीटा है, एक डीबी साइन थीटा और है, ये तो बन जाता है 2b साइन थीटा, ये बन जाता है 2b साइन थीटा। तो आप 2b साइन थीटा का 2db साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हो? 2db साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये 2db साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन करो ना सर्कल पे, नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? इधर ध्यान देना, ये लूप है, इस लूप को हमने छोटे 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 एलिमेंट में तोड़ा, बहुत छोटे 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 डीएल 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 एलिमेंट में तोड़ा। जब हमने इसको डीएल डीएल एलिमेंट में तोड़ा तो हर डीएल एलिमेंट बराबर, यहां से चले इधर से चले इधर से चले, एक एलिमेंट को तोड़ा, लेकिन उसको सारे को जोड़ लें तो हमारे पास आ जाएगा ये जो 2 dB साइन थीटा बेटा, ये दो एक डीबी एलिमेंट, एक डीएल एलिमेंट ही है, एक डीएल एलिमेंट ही है। इस डीएल एलिमेंट की वजह से, इस डीएल एलिमेंट यानी ये जो 2 dB साइन थीटा आ रहा है, ये दो एलिमेंट की वजह से आ रहा है, लेकिन हमको दो एलिमेंट नहीं चाहिए, हम तो पूरे सर्कल के ऊपर, पूरे लूप के ऊपर जितने एलिमेंट है वो सब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट पकड़ेंगे छोटा सा डीएल, उसको पूरे सर्कल के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। इसलिए हम एक ही एलिमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे, दो का नहीं करेंगे। तो मैं इसको करता हूं इरेज। इतनी बात समझ में आ गई? फाइन, चलिए जी करते हैं सॉल्व। तो अब हमारे पास क्या बचा देखो, दिस इंप्लाइज बी नेट कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहां, पूरे सर्कल के ऊपर, डीबी की वैल्यू ये रही, सो डीबी की वैल्यू इधर लिख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर, ये तो होगी डीबी की वैल्यू। अब बचा मेरे पास साइन थीटा, बेटा साइन थीटा की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, निकालते हैं। ये बचा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इधर आ जाओ डायग्राम पे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम में ढूंढो, परपेंडिकुलर रहा आर, हाइपोटेन्यूज रहा ये छोटा आर, परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ द लूप एंड हाइपोटेन्यूज आर, छोटा आर। सो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास आ गई आर अपॉन आर। तो साइन थीटा की जगह पर मैं लिख दूंगा आर अपॉन आर। इतनी बात क्लियर है, इजी है, डेरिवेशन है, बहुत आसान है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज बी नेट इज इक्वल टू, जितनी कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से बाहर ले लो भाई, म्यू नॉट कांस्टेंट है, हाँ जी, आई कांस्टेंट है, करंट जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कांस्टेंट, ओके। आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस लूप, तो रेडियस कांस्टेंट है या नहीं बताओ, लूप है, सर्कल है, तो रेडियस तो कांस्टेंट होगा ही ना, तो ये रेडियस आर भी इधर बाहर आ गया कांस्टेंट, अपॉन ये 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया, आर क्यूब, ये भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, ये रहा ना आर, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम द एलिमेंट डी, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी कांस्टेंट है। इसे भी हमने बाहर ले लिया, अंदर इंटीग्रेशन में बचा बेटा सिर्फ डीएल, तो ये रहा सर्कल और ये रहा डीएल की इंटीग्रेशन। यहां तक ठीक है, समझ लो इसको ठीक से। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, आर इज द रेडियस ऑफ द लूप वो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर इनटू आर बना आर क्यूब यानी डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट पी जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो, उस डीएल एलिमेंट और उसके बीच का डिस्टेंस वो भी तो कांस्टेंट ही, एक ही जगह तो फिक्स रखा है। हमारे पास बचा केवल डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन करना है, तो डीएल का इंटीग्रेशन समझो, डीएल का इंटीग्रेशन कहां करना है, पूरे सर्कल के ऊपर, यानी डीएल यहां से, फिर डीएल, फिर डीएल, फिर डीएल, फिर डीएल, फिर सारे डीएल को जोड़ दूं तो उसका इंटीग्रेशन हो गया ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, जोड़। सो यहां से डीएल एलिमेंट सारे छोटे 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 जितने भी मैंने डीएल एलिमेंट काटे उन सबको जोड़ दूं तो इंटीग्रेशन हो गया पूरे सर्कल का। लेकिन इन डीएल को मैं यहां से चला, डीएल काटते 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 फिर यहां पहुंच गया, तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, हेलो इधर डिस्टेंस कितना कवर किया, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई आर। सो दिस इंप्लाइज बी नेट is equal to mu naught I R upon 4 pi R cube, ये तो आ गया ऐसे ही। dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r, कैपिटल R, रेडियस, रेडियस सर्कमफ्रेंस तो ये होता है ना 2 पाई r, r कौन सा होता है वो रेडियस वाला, इसलिए कैपिटल R लिया। देखो इधर से क्या क्या करता है, 2 2 जा 4, ये गया, पाई से पाई गया, हमारे पास क्या बचा जरा देखो, हमारे पास बचा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर इंटू आर, आर इंटू आर कितना हो गया आर स्क्वायर, तो मेरे पास बचा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। यहां तक ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। नीचे क्या बता,
2 इंटू आर क्यूब, ये मैं इधर लगा देता हूं तो भाई 2 इंटू आर क्यूब, 2r क्यूब। एक फार्मूला आपके पास ये आ गया। ये फार्मूला क्या बता रहा है कि r इज द रेडियस ऑफ द लूप एंड दिस स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट dl, फ्रॉम द एलिमेंट dl डिस्टेंस r। लेकिन हम इस r को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस r को एलिमिनेट करना है तो फिर आ जाओ इधर डायग्राम में। r क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये r क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। मुझे ये हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है जरा देखो। ये अगर ट्रायंगल है, ये स्मॉल r है, ये x है, ये r है, यही नहीं है? इधर देखो, ये r है, ये x है, ये स्मॉल r है। मुझे ये स्मॉल r निकालना है तो स्मॉल r क्या होगा? स्मॉल r होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, हाँ या ना? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट इज द हाइपोटेन्यूज। क्लियर होगी बात? सो r की वैल्यू आ गई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो लिख देते हैं इधर, दिस इंप्लाइज b नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, ध्यान देना इधर, आर की जगह रख रहा हूं मैं ये वैल्यू, आर की जगह, आर की जगह क्या क्या रखूंगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या हो गया? 1/2। ये रखा मैंने आर की जगह, लेकिन आर का तो क्यूब भी है तो मुझे इसका क्यूब भी करना पड़ेगा। ये मैंने क्यूब कर दिया। यहां तक पहुंच पाए? आसान है ये तो, यहां तक पहुंच पाए? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्यों हुआ ये? क्योंकि यहां आप लिख सकते हैं बिकॉज, चलो इधर लिख दिया मैंने, बिकॉज r इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये बात समझ में आ गई? फाइन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 तो ऐसे ही आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, बाहर फिर 3 है तो ये आ गया 3/2। ये बन गया मेरे पास फाइनल फार्मूला। देखिए इसमें से r एलिमिनेट हो गया, यानी डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा केवल रेडियस ऑफ r और सेंटर से उसका डिस्टेंस, ये बन गया। सो दोनों ही फार्मूले, वन फार्मूला दिस, वन फार्मूला दिस, दोनों ही आप याद कर सकते हो। दिस इज व्हाट द डेरिवेशन इज। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, डेरिवेशन इज क्वाइट सिंपल। आपने सिर्फ इसको याद रखना है कि याद क्या रखना है, डायरेक्शन जो मैंने आपको समझाई वो डायरेक्शन आप तक पहुंच गई। कोई भी डायग्राम दोनों में से आप बना लीजिएगा। आप चाहें ये डायग्राम साथ में बनाना है बना सकते हैं, अगर छोड़ना हो तो इसको छोड़ सकते हैं। बेसिक बात क्या है? बेसिक बात ये है कि हमने ये फाइंड आउट किया कि एग्जैक्टली इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कौन से कंपोनेंट है, तो हमने देखा वो है डीबी साइन थीटा। हमने डीबी साइन थीटा को कर दिया इंटीग्रेट, डीबी की जगह डीबी की वैल्यू रख दी, साइन थीटा की वैल्यू बदल दी आर अपॉन आर, उसको इंटीग्रेट करके बाकी सारी चीजें बाहर आ गई, केवल बचा है कि डीएल, और डीएल एलिमेंट को जब हमने पूरे सर्कल के ऊपर इंटीग्रेट किया तो वो आ गया 2 पाई आर। काटा इसको, जो जो कट गया, हमारे पास ये फार्मूला आ गया। फिर हमने आर की जगह उसकी वैल्यू रख दी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास। बहुत आसान है, ध्यान से करना और नोट्स बनाते रहना। चाहे